हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों हमारे पॉलिटी के 8 वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। आज ये हमारा पॉलिटी का 9वां वीडियो है और इसके अंदर हम 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे, परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकार परीक्षा रिट। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार होता है। पहली जिसमें से होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाभ का पद परिभाषित होता है और ये आता है आपका आर्टिकल 102 ए और आर्टिकल 191 1 के ए में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाभ का पद जो परिभाषित हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है हमारे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या वामन बनाम भारतीय संघ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो क्या अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तब जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तब जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, तब जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तब जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन है हमारे, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में या सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन है हमारे, केशवानंद भारतीवाद,
गोलकनाथवाद, गोपालनवाद या मिनर्वावाद। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, के एन वाचू, एस एस सिकरी, वाई वी चंद्रचूड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका आंसर रहेगा हमारा ए, हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? हीरालाल जे कानिया, के एन वाचू, एस एस सिकरी या वाई वी चंद्रचूड़। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा डी, वाई वी चंद्रचूड़ सबसे लंबी अवधि तक अपने पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण या फिर संविधान का आवधिक पुनरीक्षण? तो बताइए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे अपना? तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनरावलोकन करना, निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानून का इस दृष्टि से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा हमारा ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, डी उपरोक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। अगला प्रश्न देखिए, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपरोक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर रहेगा सी, उपरोक्त दोनों। जो जनहित याचिका है इसको आप उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपरोक्त सभी को? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिकता, अंतर्निहित अधिकारिकता, सर्वांगीण अधिकारिता या फिर सलाहकार अधिकारिता? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, आरंभिक अधिकारिता। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या फिर भारत के वित्त मंत्री से? ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में या फिर इनमें से सभी में? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा हमारा ए, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन 56 दिया गया है, 60 दिया गया और 58 दिया गया, 65 नहीं दिया गया है। हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर ही हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 148 में? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा को? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस वीर स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस रामास्वामी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन हमारे 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, 2,80,000। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है?
2,25,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी, 2,50,000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस वीके मुखर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर रहेगा डी, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के दोस्तों, जो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।